नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एक और क्वेश्चन पेपर जो कि चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर सेक्टर का 20% एलडीसी कोटा का पेपर है। यह एग्ज़ाम साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुआ था। तो चलिए आज हम लोग इस 100 क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आवर ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। काम के घंटे और आराम की अवधि को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। तो HOER के तहत हमें चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक हमारा इंटेंसिव हो जाता है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा इसेंशियल इंटरमिटेंट और चौथा एक्सक्लूडेड। तो हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पे है, तो हमारा ABC तीनों हो जाएगा और एक और हमारा एक्सक्लूडेड है जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा DABC। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर आवर्स इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन मतलब ड्यूटी के घंटे लॉन्ग ऑन हो गया और आराम का घंटे उसको शॉर्ट ऑफ बोला जाता है। तो कंटिन्यूअस के मामले में हमारा लॉन्ग ऑन जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10 घंटे। इंटेंसिव के मामले में हमारा हो जाएगा 8 घंटे, कंटिन्यूअस के मामले में 10 घंटे और इसेंशियल इंटरमिटेंट के मामले में 12 घंटे। यहाँ पे कंटिन्यूअस के बारे में पूछा जा रहा है तो हमारा हो जाएगा 10 घंटे। इसका हम लोग आंसर भी देख लेता हूँ, 2 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन द केस ऑफ इसेंशियल इंटरमिटेंट वर्कर्स लेस देन आवर्स ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट ऑफ। अनिवार्य रूप से रुक रुक कर काम करने वाले श्रमिकों के मामले में घंटे से कम आराम को शॉर्ट ऑफ माना जाता है। शॉर्ट ऑफ मतलब आराम की अवधि। यहाँ पे इसेंशियल इंटरमिटेंट के मामले में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग ऑन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12 घंटे और आराम की अवधि हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसेंशियल इंटरमिटेंट का 8 घंटे। हम लोग और भी जान लेते हैं, इंटेंसिव के मामले में हमारा हो जाएगा शॉर्ट ऑफ 12 घंटे, कंटिन्यूअस के मामले में हो जाएगा हमारा 10 घंटे और इसेंशियल इंटरमिटेंट के मामले में हो जाएगा हमारा 8 घंटे। शॉर्ट ऑफ की अवधि माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आंसर देख लेता हूँ, 3 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, द सीलिंग लिमिट फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क फॉर इंटेंसिव वर्कर इज आवर्स ए वीक। गहन श्रमिकों के लिए प्रारंभिक और पूरक कार्य की अधिकतम सीमा सप्ताह में घंटे है। इंटेंसिव वर्कर के लिए प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क आवर जो होते हैं वो 3 घंटे का होता है और कंटिन्यूअस के लिए हमारा हो जाएगा 6 घंटे के लिए और इसेंशियल इंटरमिटेंट के लिए 3 घंटे और 4.5 घंटे जैसा भी स्थिति हो। यहाँ पे हमारा इंटेंसिव के बारे में पूछ रहा है तो उसके मामले में हमारा P&C वर्क आवर हो जाएगा 3 घंटे। 4 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, लोको एंड ट्रैफिक रनिंग स्टाफ आर अलाउड आवर्स रेस्ट एट हेडक्वार्टर आफ्टर रनिंग ड्यूटी ऑफ लेस देन 8 आवर्स। लोको और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ जब भी ड्यूटी कर रहे हो तो अगर ये वो 8 घंटे से कम की ड्यूटी किए हो तो उनके लिए रेस्ट हो जाएगा 12 घंटे और यदि 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी किए हो तो उनके लिए रेस्ट हेडक्वार्टर में 16 घंटे हो जाएंगे। तो जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है लेस देन 8 आवर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेस्ट हो जाएगा हमारा 12 घंटे और यहीं पे यदि रहता है मोर देन 8 आवर्स, अगर 8 घंटे से अधिक ड्यूटी किया हो तो हेडक्वार्टर में रेस्ट हमारा हो जाता है 16 घंटे। तो यहाँ पे लेस देन पूछा जा रहा है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इज द पीरियड ऑफ रेस्ट लेस देन 12 आवर्स बिटवीन 2 रोस्टर ड्यूटी ऑफ 6 आवर्स ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर इंटेंसिव क्लासिफिकेशन। गहन वर्गीकरण के तहत रेलवे कर्मचारी की 6 घंटे की 2 रोस्टर वाली ड्यूटी के बीच 12 घंटे से कम की आराम अवधि होगी। जो भी आराम की अवधि होगा हमारा वो सारा शॉर्ट ऑफ बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट ऑफ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन B हो जाएगा शॉर्ट ऑफ। 6 का B हम लोग देख लेंगे, 6 का B शॉर्ट ऑफ बोला जाता है। एज पर HOER फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन एंड। HOER के तहत फुल नाइट रात्रि के मध्य 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक की अवधि को फुल नाइट उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 9 PM एंड 5 AM, 10 PM एंड 6 AM। हमारा ऑप्शन हो जाएगा रात के 10 बजे और सुबह के 6 बजे के बीच का समय होता है वो हमारा फुल नाइट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू क्लासिफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर HOER। HOER के तहत रेलवे कर्मचारी के रोजगार को वर्गीकृत करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी कौन है। जैसे HOER के तहत हमारा कोई भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, इसेंशियल, टेम्परेरी, इसके लिए
प्राधिकारी हमारे कौन है, तो हमारा वहाँ का हो जाएगा हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ हम लोग एचओ या रूल में भी देख लेंगे कौन हम लोग को सक्षम अधिकारी है। अथॉरिटी टू क्लासिफाई, पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इंटेंसिव और इसेंशियल इंटरमीडिएट वेस्ट विथ हेड ऑफ रेलवे स्टेशन विच कैन बी गेटेड टू चीफ पर्सनल ऑफिसर। यदि हमारा यहाँ पे ऑप्शन हमारा हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। इस मामले में हमारा आंसर हो जाएगा हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ही क्लासिफाई कर सकते हैं किसी रेलवे के वर्गीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन आर अज्यूम्ड टू बी। रोजगार के घंटे विनियमों के दायरे से बाहर किए गए लोगों को छोड़कर रेलवे कर्मचारियों के सभी रोजगार को कौन सा क्लासिफिकेशन माना जाएगा? क्या वो इंटेंसिव हो गए, कंटिन्यूअस हो गए, इसेंशियल इंटरमीडिएट हो गए? तो जो भी हमारा इसके परव्यू से बाहर होगा वो सारे हमारा कंटिन्यूअस के दायरे में ही आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी, ऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन आर अज्यूम्ड टू बी कंटिन्यूअस। तो हमारा 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ये एचओईआर में भी हमारा बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, पीरियड ऑफ इनएक्शन और रिलैक्सेशन एग्रीगेटिंग 2 hours in a cycle of 8 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification as intensive। 8 घंटे के चक्र में घंटे की निष्क्रियता या विश्राम की अवधि गहन के रूप में वर्गीकरण के लिए आराम की थोड़ी अवधि की शर्त को पूरा करेगा। तो कितने घंटे से कम का काम हो गया, कितने घंटे, तो उसे हम लोग आराम की अवधि को शर्त को पूरा करेंगे। तो इंटेंसिव के मामले में बोला जा रहा है और साइकिल हमारा बोला जा रहा है 8। इंटेंसिव के मामले में यदि 8 घंटे के चक्र में है तो 1 घंटे से कम यदि वो करेगा तो वो थोड़ी आराम की अवधि को शर्त को पूरा करता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे लेस देन 1 आवर, यहाँ हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा 1 घंटे से भी कम। 10 का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फुल फॉर्म ऑफ आरईएलएचएस। आरईएलएचएस का फुल फॉर्म क्या है, हमारा हो जाएगा रिटायर्ड एम्प्लॉय लिबरलाइज हेल्थ स्कीम। हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, रेलवे एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय। यहाँ हो जाएगा रिटायर्ड एम्प्लॉय लिबरलाइज हेल्थ स्कीम। 11 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ऑल गेस्टेड स्टाफ आर एलिजिबल फॉर सेट ऑफ प्रिविलेज पास इन ए ईयर। सारे राजपत्रित अधिकारी एक वर्ष में कितने विशेषाधिकार पास के लिए पात्र होते हैं? तो उन सभी को 6 सेट पास मिलता है। 12 का ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, 12 का सी। विच अमंग दिस इज नॉट ए स्पेशल पास, इनमें से कौन एक विशेष पास नहीं है? तो विशेष पास प्रिविलेज पास जो कि हमारा सभी कर्मचारियों को मिलता है। मेडिकल ग्राउंड पे जो पास होता है वो हमारा स्पेशल पास होता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड पे भी जो पास मिलता है वो भी हमारा स्पेशल पास होता है। पास इशू टू अटेंड कोर्ट्स, कोर्ट अटेंड करने के लिए जो पास जारी किया था वो हमारा स्पेशल पास होता है। तो ये हमारा प्रिविलेज पास जो भी सुविधा पास है वो हमारा स्पेशल पास के दायरे में नहीं आता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ड्यूटी पासेस आर नॉट एलिजिबल ड्यूरिंग लीव अदर देन लीव टेकन इन कंटिन्यूएशन ऑफ पीरियड ऑफ ड्यूटी। यदि आप कहीं ड्यूटी से बाहर गए हो और वहां पे आपको लीव की आवश्यकता है तो वहां पे आप कैजुअल लीव अप्लाई कर सकते हैं, ना कि आप एलएपी, एलएचएपी या किसी प्रकार का लीव लेंगे। ड्यूटी पे आपको सिर्फ कैजुअल लीव ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ड्यूटी की अवधि को दौरान ली गई कैजुअल छुट्टी के अलावा अन्य छुट्टी के दौरान ड्यूटी पास स्वीकार नहीं होता है। तो हमारा देख लेंगे एलएपी, एलएचएपी, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कैजुअल लीव। ड्यूटी पे आप सिर्फ कैजुअल लीव ही ले सकते हैं अगर आप ड्यूटी से बाहर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस। एनपीएस का फुल हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम होता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, नेशनल पेंशन सिस्टम। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विजन टेस्ट इन क्लासेस A1, A2 एंड A3 इज हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर्स अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स। जो भी पीरियोडिकल पीएमई टेस्ट होता है विजन टेस्ट के लिए A1, A2, A3 के लिए, तो वो 45 साल की एज तक हर एक कितने साल में करवाना अनिवार्य होता है? तो 45 साल की अवधि में हर एक 4 साल में एक बार हमें कराना होता है, और 45 साल से 55 साल होने पे हर एक 2 साल पे कराना होता है, और 55 वर्ष के बाद हर एक साल कराना अनिवार्य होता है।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 45 साल तक, तो 45 साल तक हर एक 4 साल में पीएमई कराना अनिवार्य होता है। यहाँ पे हम लोग पीएमई का चैप्टर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एट द टर्मिनेशन ऑफ एवरी पीरियड ऑफ 4 ईयर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स तक हर एक 4 साल पे कराना होता है। देन एवरी 2 ईयर्स अंटिल द एज ऑफ 55 ईयर्स एंड देन देयर आफ्टर एनुअली अंटिल द कंक्लूजन ऑफ देयर सर्विस। ये हमारा पीएमई का मेडिकल का चैप्टर है, चैप्टर 5। तो हमारा हो जाएगा हर एक 45 साल के एज तक हम 4 साल में हमेशा मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, स्टेशन मास्टर्स आर मेडिकली टेस्टेड फॉर फिटनेस इन क्लास ऑफ विजन टेस्ट। स्टेशन मास्टरों की फिटनेस के लिए दृष्टि परीक्षण किस श्रेणी में चिकित्सा परीक्षण किया जाता है? तो स्टेशन मास्टर के लिए हमारा A2 हो जाता है, और लोको पायलट के मामले में हमारा A1 हो जाएगा। इसका भी पीएमई वाले जो चैप्टर है उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है किस A2 के लिए। तो A2 के लिए हमारे यहाँ पे देखेंगे स्टेशन स्टाफ में स्टेशन मास्टर जो है हमारे क्लास A2 का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। If a permanent railway employee is selected on the basis of his application for post in another central government department office, his lien may be retained in the parent department for a period of month. यदि एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी को अन्य केंद्रीय सरकारी विभाग कार्यालयों में पदों के लिए उसके आवेदन के आधार पर चुना जाता है, तो उसका ग्रहणाधिकार महीने की अवधि के लिए मूल विभाग में बरकरार रखा जा सकता है। जब भी कोई कर्मचारी यदि प्रोसीजर फॉलो करके एनओसी लेता है किसी दूसरे जॉब में जाने के लिए, तो वहाँ पे यदि वो अपॉइंट हो जाता है तो उसके मूल जो पहले वो जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ पे उसका जो लियन है वो 2 साल के लिए बरकरार रखा जा सकता है, और किसी किसी केस में 1 साल फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो नॉर्मली केस में 2 साल के लिए मतलब 24 महीने की अवधि के लिए उसका लियन मूल विभाग में बरकरार रखा जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 18 का D 24 मंथ्स। नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग ईयर्स। किसी भी रेलवे कर्मचारी को कितने वर्ष से अधिक की लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि लगातार 5 साल तक वही लीव ले सकता है इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उसके बाद उसे छुट्टी नहीं दिया जाएगा, किसी किसी केस में दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हमारा 19 का D 5 ईयर्स। क्वार्टर कैन बी रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग स्टडी लीव। यदि कोई कर्मचारी स्टडी लीव पे गया है तो वो नॉर्मल रेंट पे कितने दिन के लिए रेलवे क्वार्टर रख सकता है? तो नॉर्मल 6 महीने के लिए वो रख सकता है। 20 का हमारा ऑप्शन देख लेता हूँ, 20 का C 6 महीने के लिए 180 दिन के लिए वो नॉर्मल रेंट पे रख सकता है। क्वार्टर कैन बी रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ मंथ ऑन नॉर्मल रेंट ऑन रिटायरमेंट। यदि कोई कर्मचारी रिटायर हो गया है तो वो नॉर्मल रेंट पे कितने दिन के लिए रेलवे क्वार्टर रख सकता है? तो नॉर्मल रेंट पे हमारा हो जाएगा 4 महीने के लिए वो रेलवे क्वार्टर सेवानिवृत्ति के बाद रख सकता है। 21 का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 21 का D। DRM is competent to give chances to appear for Group C suitability test on merit to the wards of a diseased employee। DRM एक मृत कर्मचारी के वार्ड को योग्यता के आधार पर ग्रुप C उपयुक्तता परीक्षा में बैठने के लिए मौके देने में सक्षम है। जो भी कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए उसका जो सुटेबिलिटी टेस्ट होता है तो वो मैक्सिमम 3 चांसेस दिए जाते हैं। DRM महोदय को 2 चांस देने का डेलीगेशन है, पावर दिया गया है, और 2 से ऊपर जो भी होगा वो जनरल मैनेजर साहब देंगे। यहाँ पे DRM के बारे में पूछा गया तो वो 2 चांस देने के लिए सक्षम है। मास्टर सर्कुलर आप लोग CG अपॉइंटमेंट में भी आप लोग खोज लेंगे DRM को कितने पावर देने का है। यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस है, मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस टू द वार्ड्स ऑफ एंड 4 चांसेस में बी गिवन टू पीडो बाय कमेंसुरेट विद देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सेकंड चांस जो वार्ड एंड पीडो को देंगे गया वो अप्रूवल ऑफ कंप्लीट हार्टेड DRM HOD या CWM देंगे, और जो तीसरा चांस होगा वो जनरल मैनेजर सर देंगे। बीडो के मामले में मैक्सिमम 4 मौके दिए जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा DRM सर को 2 मामले में पावर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे,
LAP will be calculated for credit to the railway servant at the rate of for each completed month. LAP हर एक कर्मचारी को प्रत्येक महीने पूर्ण करने पे कितना दिया जाता है, तो वो हमेशा एक महीने पूर्ण करने पे 2.5 दिन का लीव दिया जाता है 5/2 के दर से। हॉस्पिटल लीव एंड स्पेशल डिजेबिलिटी लीव हैव बीन रिप्लेस्ड विद। हॉस्पिटल लीव एंड स्पेशल डिजेबिलिटी लीव को कौन से लीव के द्वारा रिप्लेस कर दिया है, तो हमारा हो जाएगा ब्रील के द्वारा, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव के द्वारा इसे कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। नॉर्मली द स्टडी लीव शैल नॉट एक्सीड मंथ एट फर्स्ट इंस्टांस। जो भी स्टडी लीव पहली बार में स्वीकृत किया जाएगा वो नॉर्मली कितना होगा, तो नॉर्मली हमारा 12 महीने 1 साल होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 का सी। द लिमिट ऑफ स्टडी लीव कंबाइंड विथ अदर काइंड ऑफ लीव इन केस ऑफ एम्प्लॉय अंडरगोइंग कोर्स स्टडी लीडिंग टू PhD डिग्री इन द अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इज मंथ। अनुमोदित विश्वविद्यालय संस्थान में PhD डिग्री के लिए पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे कर्मचारी के मामले में अन्य प्रकार की छुट्टियों के साथ संयुक्त अध्ययन अवकाश की सीमा मैक्सिमम 36 मंथ है और नॉर्मल केस में हमारा 24 मंथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 36 मंथ PhD डिग्री करने के लिए, डॉक्टरेट की डिग्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एज पर ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग टाइम इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। भारत सरकार के आदेश के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने का समय कर्तव्य के रूप में माना जाएगा, तो हाँ कर्तव्य के रूप में माना जाता है। 27 का ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड द लिमिट्स कैन बी ग्रांटेड अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30 days फॉर नॉन गेस्टेड रेलवे स्टाफ। ज्वाइनिंग टाइम राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए सीमा से परे ज्वाइनिंग समय का विस्तार कितने दिनों की अधिकतम सीमा तक किया जा सकता है। नॉर्मली केस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होते हैं वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जैसा भी स्थिति हो उसके अनुसार दिया जाता है, मगर कभी कभी उसका एक्सटेंशन भी किया जाता है। तो उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा वो 31 मंथ का होता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे 12, 15, 20, 30। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 28 का डी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्रेच इज टू बी प्रोवाइडेड इफ और मोर लेडी एम्प्लॉय आर एंगेज्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कितने महिलाओं फैक्ट्री में काम करें तो उसके लिए क्रेच की सुविधा प्रदान किया जाता है। तो जहां भी फैक्ट्री एक्ट लागू है और वहां पे कम से कम 50 महिला कर्मचारी कार्यरत हो तो वहां पे क्रेच की सुविधा दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 25, 30, 32, 35। यहाँ पे ऑप्शन हमारा नहीं है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो हमारा दिया गया है वहां पे आप पढ़ेंगे तो 30 महिला से अधिक बताया गया है, परंतु उसे रिप्लेस करके 50 महिला कर दिया गया है। जहां भी 50 महिला कार्यरत हैं, ये पुराने वाले जो भी रूल थे उसके अनुसार दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेजेज पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेज। मजदूरी के भुगतान के लिए अधिकतम मजदूरी अवधि क्या है। जो भी हमें मजदूरी मिलती है वो 1 महीने का मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 मंथ। 1 महीने के लिए ही जो भी वेजेज होगा वो मैक्सिमम 1 महीने का ही मिलता है। अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एम्प्लॉय शैल नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग डेज। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत नियोक्ता किसी भी चोट के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसके परिणाम स्वरूप कामगार कितने दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अक्षम नहीं होगा। यदि कोई भी कर्मचारी 3 दिनों से कम का ही अगर वो कम बीमार हो गया है या उसे क्षति हुई है तो तब तक उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। यदि वो जो भी उसका क्षति हुआ है वो अगर 3 दिन से अधिक का पीरियड हो तभी उसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे 7 डे, 3 डे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 3 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 1 कार्ड पास इन फेवर ऑफ ऑफिस बेयरर शैल बी इशूड टू ईच ब्रांच ऑफ ए ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की प्रत्येक शाखा को कितने पदाधिकारियों के पक्ष में 1 कार्ड पास जारी किया जाएगा। जो भी कार्ड पास जारी किए जाते हैं वो यूनियन पदाधिकारी के उसमें 4 ऑफिस बेयरर का नाम होना अनिवार्य है।
ट्रेड यूनियन से रिलेटेड आप लोग मास्टर सर्कुलर पढ़ लेंगे, उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑफिस बेयरर पे कार्ड पास का नाम होना जरूरी है। इन पीएनएम नंबर ऑफ न्यू सब्जेक्ट आर अलॉट फॉर डिस्कशन इन ए मीटिंग। पीएनएम में एक बैठक में चर्चा के लिए कितने विषयों की अनुमति, कितने सब्जेक्ट का अनुमति दिया जाता है? तो नॉर्मली पीएनएम में जो भी मुद्दे होते हैं वो मैक्सिमम 30 मुद्दे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 20, 25, 30। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी का 30। ये मुद्दे बढ़ भी सकते हैं, परंतु उसके लिए पूर्व अनुमति लेना अध्यक्ष से जरूरी होता है। प्रेम विल बी हेल्ड इन वंस इन मंथ। प्रेम हर एक महीने में कितने महीनों में एक बार आयोजित किया जाएगा? तो एक साल में प्रेम का बैठक जो होता है वो 4 बार किया जाता है। तो हर एक 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाता है प्रेम का बैठक। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 महीने में एक बार। 34 का हम लोग आंसर देख लेता हूँ, 34 का बी। एनपीए इज पेड टू। एनपीए का भुगतान किसे किया जाता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो कि डॉक्टरों को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, रनिंग स्टाफ, ऑपरेटिंग स्टाफ, स्टेशन मास्टर, डॉक्टर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, डॉक्टर्स। देयर आर लेवल्स ऑफ पे एज पर 7 CPC। 7 CP के अनुसार वेतन के स्तर होते हैं। 7 पे कमीशन के अनुसार जो भी पे मैट्रिक्स आया था उसमें 17 लेवल ही थे, परंतु कहीं कहीं 18 भी दिया जाता है। रेलवे में जो पे स्तर चलता है वो 17 तक चलता है। यहाँ पे हमारा 36 का आंसर देख लेते हैं। 36 का बी यहाँ पे दे रहा है 18। नर्सेस आर पेड ड्रेस अलाउंस एट रेट ऑफ पर मंथ। नर्सों को प्रति माह कितने रुपए की दर से ड्रेस भत्ता का भुगतान किया जाता है? तो नए जो जब से 25% का बढ़ोतरी हुआ तब से फिर ड्रेस अलाउंस हमारा नर्सों के लिए हो जाएगा 2250 रुपये प्रति महीना। 37 का हम लोग आंसर देख लेंगे, 37 का सी। उससे पहले जो हमारा ड्रेस अलाउंस नर्सों को दिया जाता है वो 1800 रुपये प्रति महीना दिया जाता था। द रेट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर द न्यू ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आर रेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी स्टाफ। जो भी नई समूह बीमा योजना के तहत सदस्यता की दरें हैं वो ग्रुप सी स्टाफ के संबंध में कितना रुपया है? तो ग्रुप सी स्टाफ के मामले में सब्सक्रिप्शन चार्जेज हमारा 30 रुपया, और ग्रुप बी के मामले में 60 रुपया, और ग्रुप ए के मामले में हमारा 120 रुपया दर निर्धारित है। तो ग्रुप सी के मामले में हमारा हो जाएगा 30 रुपया। A railway servant under suspension can be given set of privilege pass in a calendar year at the discretion of the authority not lower than the DRM। कोई निलंबित रेलवे कर्मचारी को डीआरएम से कम प्राधिकारी के विवेक पर एक कैलेंडर वर्ष में विशेषाधिकार पास के सेट दिए जा सकते हैं। कोई भी कर्मचारी यदि निलंबित है तो सक्षम अथॉरिटी के विवेकानुसार उसे एक पास, मिनिमम एक पास दिया जा सकता है, मिनिमम एक सेट पास। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 39 का ए, एक सेट पास। The amount of service gratuity shall be calculated at the rate of months emolument for every completed 6 monthly period of service for normal retirement। सेवा उपदान की राशि की गणना सामान्य सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 मासिक अवधि के लिए महीने की परिलब्धियों की दर से किया जाएगा। तो हर एक 6 माह की परिलब्धि के लिए 1/4 सेवा उपदान ग्रेच्युटी दिया जाता है। तो हमारा हो जाएगा 1/4, और एक साल में हमारा हो जाएगा आधे महीने का। तो हमारा 6 महीने के बारे में बोल रहा है, तो 40 का हमारा बी हो जाएगा 1/4। 14 का बी 1/4। If the distance between the old headquarters and the new headquarters is more than 2000 किलोमीटर, the joining time at individual each day। जब भी कोई ज्वाइनिंग टाइम पुराने हेडक्वार्टर से नए हेडक्वार्टर यदि डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से अधिक हो तो उस मामले में 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है। 1000 से कम के मामले में हमारा हो जाएगा 10 दिन, 1000 से 2000 के मामले में हमारा हो जाएगा 12 दिन, और 2000 से अधिक के मामले में हो जाएगा हमारा 15 दिन। और यदि 2000 से अधिक के मामले में और बाई एयर ट्रेवल वो ज्वाइनिंग करने जा रहा तो उस मामले में 12 दिन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फुल फॉर्म ऑफ एपीआर। एपीआर का फुल फॉर्म एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
The running duty of loco and traffic running staff should not ordinarily exceed hours at a stretch. रनिंग लोको और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ की रनिंग ड्यूटी आमतौर पर कितने घंटों से अधिक नहीं होने चाहिए? इसका हम लोग रूल देख लेते हैं। रूल्स रिगार्डिंग ड्यूटी आवर्स ऑफ रनिंग स्टाफ का जो एक स्ट्रेच में ड्यूटी होता है वो बोला जा रहा है कि टोटल ड्यूटी एट स्ट्रेच फ्रॉम साइन एंड टू सन ऑन फ्रॉम फॉर द रनिंग स्टाफ शुड नॉट एक्सीड 11 आवर्स और मैक्सिमम हमारा 12 आवर्स होता है, जो कि किसी किसी केस में है यदि ट्रेन डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन नॉर्मल क्रू चेंजिंग पॉइंट और द पॉइंट वेयर द रिलीवर हैज बीन अरेंज्ड within the overall limit of 11 hours and such a point is approximately 1 hour journey away. The running staff shall be required to work to that point provided the maximum hours in that trip does not exceed 12 hours. नॉर्मल हमारा हो जाएगा एक्सीड 11 आवर एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नहीं है 11 आवर्स, 12 आवर्स है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 43 का ए 3 आवर। मैक्सिमम एक स्ट्रेच में हमारा ड्यूटी जो होगा वो 11 आवर यहाँ पे बताया गया है। ऑप्शन शायद गलत दिया गया आंसर। पोस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय सरेंडरिंग इक्विवेलेंट मनी वैल्यू एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार समतुल्य धनराशि समर्पित करके पद सृजित किए जा सकते हैं। इक्विवेलेंट मनी का मनी वैल्यू सरेंडर करके पद तो सृजित किए जाते हैं मगर वो सेफ्टी कैटेगरी के पद सृजित किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो 44 का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 44 का बी है। यहाँ पे बताया गया नहीं किया जा सकता है। सेफ्टी अगर यहाँ पे बोला जाता है कि सेफ्टी पद पोस्ट क्रिएशन किया जाना है हो तो वहाँ पे किया जा सकता था, मगर तो यहाँ पे कुछ वैसा बताया नहीं गया है। Under UPS, what is the maximum service years required to get pension equivalent to 50% of basic pay average of last 12 months? यूपीएस के तहत अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा वर्ष क्या है? यूपीएस का मिनिमम 50%, अगर कोई 10 साल भी सर्विस कर लिया हो तो उसे भी 50% बेसिक पे का उसे पेंशन दिया जाता है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामले में यहाँ पे 25 साल यदि वो करेगा तब उसे दिया जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 10, 30, 12 और 25। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 10 वर्ष होना चाहिए। 45 का डी यहाँ पे 25 साल दे रहा। 10 साल पूर्ण होने पे जनरली उसे पेंशन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी स्पेशल कैजुअल लीव में बी ग्रांटेड फॉर इंडियन स्कॉट गाइड एक्टिविटी? भारतीय स्कॉट गाइड गतिविधियों के लिए कितने विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जा सकते हैं? तो स्पेशल कैजुअल जो भी स्कॉट गाइड को मिलता है वो 30 दिन मिलता है और यदि वो ट्रेनर हो तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त मिलता है। तो स्कॉट गाइड के लिए 30 दिन का मिलेगा। 46 का ए। हाउ मेनी डेज ट्रेवल डेली अलाउंस ग्रांटेड फॉर इंडियन स्कॉट गाइड एक्टिविटी? जो भी TADA स्कॉट गाइड एक्टिविटी के लिए मिलता है वो मैक्सिमम 15 दिन का मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 15 डेज। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन रेलवे? इनमें से कौन रेलवे में एक प्रकार की सहकारी समिति नहीं है? तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उपभोक्ता सहकारी समिति, ये हमारा एक समिति है। लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, ऋण सहकारी समिति, ये हमारा एक प्रकार का बैंक है। सहकारी आवास समिति, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी आवास समिति, ये भी हमारा एक प्रकार का सोसाइटी है। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ये किसी प्रकार का भी सोसाइटी रेलवे में नहीं है। 48 का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 48 का डी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी नाम का किसी प्रकार का समिति हमारे रेलवे में नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इज द चेयरमैन ऑफ PNM एंड रेलवे बोर्ड लेवल? रेलवे बोर्ड लेवल पर PNM का जो भी चेयरमैन होते हैं वो हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड।
हु इज द चेयरमैन ऑफ जेसीएम एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर जेसीएम के अध्यक्ष जो भी होंगे वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम ईच यूनियन एसोसिएशन कैन पार्टिसिपेट इन प्रेम मीटिंग, प्रत्येक यूनियन एसोसिएशन के कितने सदस्य प्रेम बैठक में भाग ले सकते हैं। तो 4 सदस्य मैक्सिमम जो भी होते हैं सारे यूनियन के, वो प्रेम बैठक में भाग ले सकते हैं। 51 का हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, 51 का बी, 4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जेसीएम फंक्शन एट लेवल, जेसीएम स्तरों पर कार्य करता है। जेसीएम मतलब ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो जेसीएम जनरली 3 स्तरों पर कार्य करता है, एक नेशनल लेवल पे, एक डिपार्टमेंटल लेवल पे और एक जोनल लेवल पे। तो जेसीएम यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 स्तरों पे कार्य करता है, 52 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, हाउ मेनी इनफॉर्मल मीटिंग कैन बी हेल्ड विथ AIOBC REA और AISCT REA, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथ एक वर्ष में कितनी अनौपचारिक बैठकें आयोजित की जा सकती है। तो SC/ST और OBC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के साथ जो भी इनफॉर्मल मीटिंग होगा वो एक साल में 2 अनौपचारिक बैठक किया जा सकता है, परंतु अगर उनका डिमांड हो तो एक और बैठक को बढ़ाया जा सकता है उनके डिमांड पे। तो यहाँ पे जनरली 2 हमारा हो जाएगा ऑप्शन 53 का ये। इसका हाल ही में एक सर्कुलर आया था कि उनके डिमांड पे एक और मीटिंग को अनौपचारिक बैठक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कैन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AIOBC REA और AISCT REA इंक्लूडेड इन प्रेम, क्या ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन और SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को प्रेम में शामिल किया जा सकता है? हाँ, शामिल किया जा सकता है, 54 का ये। नंबर ऑफ ऑफिस बेयरर टू बी इशूड स्पेशल जर्नी पासेस फॉर इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन और SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एट डिविजनल लेवल। तो मंडल स्तर पर जो भी अनौपचारिक बैठक के लिए विशेष यात्रा पास जारी किए जाने वाले पदाधिकारियों की संख्या वो होगा मैक्सिमम 20 होगा। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 4, 19, 6 और 20। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20। यदि नेशनल लेवल पे हो तो वहाँ हमारा संख्या बढ़ जाएगा। हु इज द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी इन RTI, RTI में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी कौन हो जाएगा? पहला तो अपीलीय प्राधिकारी हमारा डिपार्टमेंट में ही हो जाएंगे, और जब दूसरा अपील करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट CIC को चला जाता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। 56 का आंसर देख लेता हूँ, 56 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच बॉडीज आर नॉट विद इन द RTI एक्ट MB डायरेक्टली। तो RTI एक्ट के तहत सारे जो भी सरकारी संस्थान या सरकारी संस्थान है वो आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति ये हमारा RTI के दायरे में आएंगे, बैंक्स भी हमारे RTI के दायरे में आएंगे। प्राइवेट बॉडी जो है वो हमारे RTI के दायरे में नहीं आते हैं। तो 57 का आंसर देख लेते हैं हम लोग, 57 का सी। व्हाट इज द अमाउंट सैंक्शन फॉर परचेजिंग पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए जो भी राशि की वो 50,000 राशि स्वीकृत किया जाता है। 58 का ये। इज नर्सिंग स्टाफ इंटाइटल फॉर नाइट ड्यूटी अलाउंस, क्या नर्सिंग स्टाफ नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए इंटाइटल है? नर्सिंग स्टाफ जो भी होते हैं उनका ड्यूटी होता है कि वो रात में भी ड्यूटी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 59 का हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, 59 का ऑप्शन है बी, उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। उनका नेचर ड्यूटी का ही है कि वो दिन में भी काम कर सकते हैं, रात में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ HRA फॉर एक्स क्लास सिटी। एक्स क्लास सिटी जो होता है, जो सबसे हाई लेवल वाला जो सिटी होता है मेट्रो सिटी, उसके बारे में बताया गया कि HRA उसमें तो नॉर्मली अभी 10, 20, 30 के हिसाब से HRA मिलता है। तो एक सिटी में हमारा 30 हो जाएगा, बाई सिटी में हमारा 20 हो जाएगा और जेट सिटी में 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, वेदर NHA इज पेबल टू एन एम्प्लॉय हु हैज वीकली रेस्ट ऑन नेशनल हॉलीडे, क्या राष्ट्रीय अवकाश के दिन साप्ताहिक विश्राम करने वाले कर्मचारी को निश्चित दे। हाँ, जो भी कर्मचारी हैं और उनका अवकाश यदि राष्ट्रीय अवकाश के दिन पड़ रहा है तो उनको भी NHA दे होता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यस। हाउ मच नर्सिंग अलाउंस पर मंथ इज पेड एज पर 7 CPC टू नर्सिंग स्टाफ,
नर्सिंग स्टाफ को हर एक मंथ नर्सिंग भत्ता कितना दिया जाएगा, तो जो भी अभी 25% बढ़ने के बाद हमारा नर्सिंग अलाउंस जो हो गया वो हमारा सी हो गया है 9,000 रुपया, 62 का सी। इससे पहले जो मिला करता था वो हमारा 7200 रुपया हुआ करता था। तो 25% बढ़ने पे हमारा हो गया है 7200 प्लस 1800 9,000, 7200 प्लस 1800 9,000। Which one of the following is not permissible deduction from subsistence allowance of suspended employee? निलंबित कर्मचारी के जीवन निर्वाह भत्ते से निम्नलिखित में से कौन सी कटौती अनुमेय नहीं है? कोई कर्मचारी अगर सस्पेंडेड है तो उसके जो भी जीवन यापन भत्ता मिलता है तो उसमें से कौन सा कटौती नहीं दिया, कटौती मान नहीं है। तो हाउस रेंट है वो हमारा काट लिया जाएगा, इनकम टैक्स भी काट लिया जाता है, स्टेशन डेबिट भी काट लिया जाता है, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि का जो भी अमाउंट होगा वो निर्वाह भत्ते से नहीं काटा जाएगा। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट, हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? विशेषाधिकार पास में आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जाएगा? तो मैक्सिमम 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। 64 का सी हमारा हो जाएगा 5 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रनिंग अलाउंस इज कैलकुलेटेड फॉर रनिंग स्टाफ फॉर फर्स्ट क्लास पास एलिजिबिलिटी? प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण योग्यता के लिए रनिंग स्टाफ के लिए कितने प्रतिशत रनिंग भत्ते की गणना की जाती है? तो जो भी रनिंग स्टाफ होते हैं उनका एक 30% एक्स्ट्रा गणना किया जाता है। वो किस किस के लिए किया जाता है यहाँ पे हम देख लेंगे। रेकनिंग ऑफ रनिंग अलाउंस एज पे, 30% ऑफ द बेसिक पे ऑफ रनिंग स्टाफ शैल बी रेकन्ड एज पे फॉर द फॉलोइंग पर्पस: इंटरटेनमेंट ऑफ पास पीटीओ, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट, एजुकेशन असिस्टेंट, फिक्सेशन ऑफ पे, स्टेशनरी पोस्ट, कंपेंसेटरी अलाउंस, HRA, इंटरटेनमेंट टू क्वार्टर, रिकवरी ऑफ रेंट क्वार्टर, DNS, एडिशनल DNS अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, लीव सैलरी, इन सभी मामलों में 30% जो भी होगा उनका एक्स्ट्रा गणना किया जाता है। और रिटायरमेंट के मामले में उनका जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट के मामले में काउंट किया जाएगा वो 50% ऑफ बेसिक पे काउंट किया जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, और फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ सब्सक्रिप्शन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड, इन दोनों मामलों में 55% उनका बेसिक पे रिकाउंट किया जाता है। तो ये हमारा इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड का चैप्टर 9 है, रनिंग अलाउंस रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कैंडिडेट्स आर इशूड फ्री पास टू अपीयर फॉर रिक्रूटमेंट? उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल होने के लिए निःशुल्क पास जारी किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है UR, SC, ST, OBC, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो एग्जाम होते हैं भर्ती के लिए RRB के द्वारा, तो उसमें जो SC ST उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक निःशुल्क पास जारी किया जाता है, उनके एडमिट कार्ड पे ही वो पास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा SC ST। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस इज अलाउड इन एडिशन टू, के अतिरिक्त निरंतर परिचर भत्ता की अनुमति है। कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो कि इनवैलिड पेंशन जो भी मिलता है उनके अतिरिक्त उनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 67 का ऑप्शन ए। इनवैलिड पेंशन के अतिरिक्त भी उनको एक कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हाउ मच एडिशनल पेंशन परसेंटेज इज गिवन टू ए 100 ईयर ओल्ड पेंशनर? 100 वर्ष के पेंशन भोगी को कितना अतिरिक्त पेंशन प्रतिशत दिया जाता है? तो जो भी 80% ये 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष जो भी अगर पूर्ण कर लेते हैं तो उनको हर एक जो पेंशन होता है वो बढ़ते जाता है 20%, 30%, 40%, 50%, 100% के हिसाब से। यदि उसने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हो तो उनका पेंशन जो है 100% की दर से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 68 का हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, 68 का डी 100। हाउ मच मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड अंडर इक्विटी बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस? एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा इक्विटी के तहत अधिकतम कितना प्रतिशत धन निवेश किया? तो जो भी हमारा इक्विटी में निवेश किया जाएगा वो मैक्सिमम LC 50 ही निवेश किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50, 69 का सी, 69 का सी। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्कीम अंडर एनपीएस टायर 1 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय? सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस टीयर 1 के तहत डिफॉल्ट स्कीम क्या है? तो जो भी डिफॉल्ट स्कीम होगा वो हमारा कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड होता है।
रूढ़िवादी जीवन चक्र निधि, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 70 का सी, कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स प्री मेच्योर एग्जिट इज अलाउड इन एनपीएस, एनपीएस में कितने वर्षों के समय पूर्व निकास की अनुमति है। यहाँ पे 71 का ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, 71 का डी, यदि किसी कर्मचारी ने 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिया हो तो वह एनपीएस के तहत प्री मेच्योर एग्जिट कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5 साल पूर्ण होने पे वो समय पूर्व निकासी कर सकता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फंड कैन बी विड्रॉ एज लमसम इन प्रीमेच्योर एग्जिट इफ द टोटल कॉर्पस इज मोर देन रेस 2.5 लाख इन एनपीएस, यदि एनपीएस में कुल राशि 2.5 लाख रुपए से अधिक हो तो समय पूर्व निकासी में कितना प्रतिशत धन निकाला जा सकता है। तो एनपीएस में उसका जो भी कॉर्पस होगा वो अगर 2.5 लाख रुपए से अधिक हो तो वह 20% उसका वैल्यू का वो एग्जिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। 72 का ऑप्शन बी, 20% वो कर सकता है। हाउ मेनी टाइम्स पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड इन एनपीएस ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन पीरियड, कितने एनपीएस में अगर कोई कर्मचारी है तो वो कितने विड्रॉल वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। तो मैक्सिमम 3 बार ही विड्रॉल करने का, पार्शियल विड्रॉल करने का अनुमति है। यहाँ पे हम लोग 73 का ए हम लोग देख लेंगे, 73 का ए, हाउ मच पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड फ्रॉम एनपीएस, एनपीएस से कितनी आंशिक निकासी की अनुमति है। जो भी पार्शियल विड्रॉल किया जाएगा एनपीएस से, वो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका 25% ही आप निकासी कर सकते हैं आंशिक रूप से, ना कि आप अपना और प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो हो उसको मिला के 25% करते हैं। सिर्फ आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका ही आप 25% राशि निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखें 10% ऑफ ऑन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, 20% ऑफ ऑन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, 25% ऑफ ऑन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन 25% ऑफ ऑन कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हाउ मेनी पेंशन फंड मैनेजर आर रजिस्टर्ड विथ पीएफआरडीए एट प्रेजेंट, वर्तमान में कितने पेंशन फंड मैनेजर पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत हैं। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे क्या है, 75 का बी, टोटल 11 फंड मैनेजर हैं, पेंशन फंड मैनेजर, वो पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द सीलिंग फॉर एक्स ग्रेशियल एम सम कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवे एक्ट 1989, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत अनुग्रह एक मुश्त मुआवजा राशि की सीमा, तो एक्स ग्रेशियल जो भी मिलेगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के तहत उसका राशि 25 लाख रुपया निर्धारित है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 25 लाख। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 25 लाख। What is the number of workers required to constitute a factory without power? बिना बिजली के किसी कारखाने को चालू करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि आपको सहायता मिल रहा है, एड मिल रहा है, तो आप 10 के साथ कर सकते हैं, और अगर ही आपको सहायता नहीं मिल रहा है, पावर नहीं मिल रहा है, तो आपको 20 श्रमिकों के साथ बिजली चालू कर सकते हैं, बिजली कारखाने, किसी कारखाने को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विदाउट पावर, तो विदाउट पावर आपके पास 20 लोग होने चाहिए तभी आप चालू कर सकते हैं। तो हमारा 77 का हो जाएगा बी। यदि आपको पावर मिलता तो आपका हो जाता ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स कैन फॉर्म एन एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कितने व्यक्ति एक एसोसिएशन बना सकते हैं और ट्रेड यूनियन का पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास 7 सदस्य हो तो आप ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 7 और मोर, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 7 या अधिक आपके पास यदि सदस्य व्यक्ति हैं तो आप ट्रेड यूनियन के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं। व्हाट आर द वर्किंग आवर पर वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह कार्य घंटे जो है हमारा वो 48 आवर्स हो जाएगा, 79 का।
79 का डी। रिकवरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउ मच डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एट वन टाइम। सहकारी समिति की वसूली कर्मचारी के वेतन से एक समय में कितनी कटौती की जा सकती है। नॉर्मली जो भी कटौती होता है वो मैक्सिमम उसके वेतन का 50% ही होता है, और यदि सहकारी समिति के मामले में हो तो उसे 75% तक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जबकि बोला जा रहा है सहकारी समिति की वसूली है तो मैक्सिमम 75% वसूली किया जाएगा। 18 का आंसर देख लेते हैं, 18 का ए। और यदि सहकारी समिति के अलावा उसका डिडक्शन करना हो, कटौती करना हो, तो उसका मैक्सिमम 50% ही कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर बीइंग एलिजिबल एज चाइल्ड अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने की अधिकतम आयु जो है वो हमारा 14 साल है। 81 का हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, 81 का बी 14 साल। Wards of partially medically decategorized employee are eligible for CGA provided if the employer has years of service remaining। आंशिक रूप से चिकित्सकीय रूप से वर्गीकृत कर्मचारियों के बच्चे सीजीए के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कर्मचारी की सेवा के वर्ष शेष हो। यदि कोई कर्मचारी डिकैटेगराइज हो गया और वो उसके अपने बच्चे को सीजीए अपॉइंटमेंट देना है, यदि उसका सेवा 5 वर्ष से अधिक होगा तभी उसे सीजीए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। यदि 5 वर्ष से कम हो तो उस मामले में उसे सीजीए नहीं प्रदान किया जाएगा। तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा 7 ईयर 4 ईयर 5 ईयर। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 ईयर्स शेष होने चाहिए तभी सीजीए अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। इन ऑर्डर टू अवेल एआईटीसी फैसिलिटी रेलवे सर्वेंट हैज टू। एआईटीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक रेलवे कर्मचारी को यह करना होगा। रेलवे कर्मचारी को पहले तो उसका जो भी पास होगा 1 साल का उसे सरेंडर करना होगा। सरेंडर करके फिर एक पीपीएससी सर्टिफिकेट जारी करना होता है। फिर वो निर्धारित फॉर्मेट पे उसे आवेदन करना होगा 60 दिन पहले, जो भी समय सीमा निर्धारित हो नॉन गेस्टेड के मामले में और गेस्टेड के मामले में। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे सरेंडर ऑल प्रिविलेज पासेस एंड पीटीओ इन ए कैलेंडर ईयर। हाँ, ये आपको करना होगा सरेंडर ऑल प्रिविलेज पासेस इन ए कैलेंडर ईयर। पीटीओ सरेंडर नहीं करना होता है, सिर्फ आपको प्रिविलेज पास सरेंडर करना होता है। ये हमारा ऑप्शन ये नहीं सही है। सरेंडर ऑल प्रिविलेज पासेस इन ए कैलेंडर ईयर, ऑप्शन ये हमारा बी सही है। डजंट नीड टू सरेंडर प्रिविलेज पासेस एंड पीटीओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हु अप्रूव सीजीए इन लेवल 7। लेवल 7 में सीजीए अपॉइंटमेंट देने के लिए सक्षम पदाधिकारी जनरल मैनेजर हैं। तो 84 का बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। A request to grant the benefit of compassionate appointment can be considered after a lapse of at least years from the date from which the railway employee has been missing, provided that an FIR has been lodged and the missing person is not traceable। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने के अनुरोध पर रेलवे कर्मचारी के लापता होने की तारीख से कम कितने वर्ष बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि एफआईआर दर्ज किया गया हो और लापता व्यक्ति हो, उसका कोई पता चल नहीं पा रहा हो। तो ऐसा जो भी मामला हो तो मिनिमम 2 साल पूर्ण होने के बाद ही सीजीए केस शुरुआत किया जा सकता है, उससे पूर्व सीजीए केस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर 2 ईयर। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही सीजीए अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। 85 का ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 85 का डी। सीजीए कैन बी मेड इन ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सीजीए निम्नलिखित को छोड़कर सभी विभागों में किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे मेडिकल, सिक्योरिटी, बोथ, नन ऑफ दी। यहाँ पे सीजीए जो लगभग वो दिया जाएगा वो सभी डिपार्टमेंटों में दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नन ऑफ दी हो जाएगा। रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स इज अलाउड टू फॉलोइंग इन सीजीए एग्जामिनेशन। सीजीए परीक्षा में निम्नलिखित को अर्हक अंकों में छूट की अनुमति है। जो भी छूट प्रदान किया था वो सीजीए अपॉइंटमेंट में वो SC/ST कर्मचारियों को ही दिए जाते हैं। यहाँ पे 87 का ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, 87 का ए। विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस। आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस जो भी दिया जाता है वो रनिंग कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा रनिंग स्टाफ। An ALP is restricted to consume alcohol within hours before commencement of duty। एक ALP
को ड्यूटी शुरू होने से पहले कितने घंटों के भीतर शराब का सेवन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया? तो 8 घंटे के अंदर यदि वो ड्यूटी पे जाने वाला हो तो उसे शराब का सेवन करने के लिए पूर्णतः मनाही है। तो ऑप्शन देख लेंगे 12, 10, 8। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 8 घंटे। पीएमई आफ्टर 45 ईयर्स अप टू 55 ईयर्स इज रिपीटेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो जो भी पीएमई पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो 45 वर्ष से 55 साल के बीच में हर एक 2 साल पे कराना होता है और 55 साल के बाद हर एक साल कराना होता है और 45 साल तक हर एक 4 साल में। तो हमारा 45 से 55 के बीच में तो हर एक 2 साल में हो जाएगा 1 इन 2 ईयर। 90 का बी। फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स परमिटेड इन स्प्लिट शिफ्ट। स्प्लिट शिफ्ट में अनुमत ब्रेक की अधिकतम संख्या की होता है? स्प्लिट शिफ्ट में मैक्सिमम 2 ब्रेक और 3 अवधि होता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे 2 ब्रेक 3 स्पेल। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 2 ब्रेक और 3 अवधि स्प्लिट शिफ्ट में अनुमेय है। रोजगार के वर्गीकरण के विरुद्ध अपील किसके पास की जाती है? जो भी अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट वो होगा वो हमारा रीजनल लेवल कमिश्नर के पास होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे एडिशनल जनरल मैनेजर, रेलवे बोर्ड जनरल मैनेजर, रीजनल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा रीजनल लेवल कमिश्नर को आप रेलवे रोजगार के वर्गीकरण के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। लीव नॉट ड्यू 4 डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन टायर सर्विस। लीव नॉट ड्यू जो भी किसी कर्मचारी को इन टायर सर्विस के दौरान मिलेगा वो मैक्सिमम 360 दिन का ही मिलेगा। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट कैन बी टेकन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? लीव इनकैशमेंट कैन बी निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवकाश नकदीकरण लिया जा सकता है? अवकाश के नकदीकरण हमारा पास पीटीओ जो भी हो उसके विरुद्ध हम लोग अवकाश नकदीकरण ले सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच टाइप ऑफ लीव कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इनकैशमेंट? किस प्रकार की छुट्टी का उपयोग नकदीकरण के लिए किया जा सकता है? तो छुट्टी के नकदीकरण के लिए आप सीएल का भी उपयोग कर सकते हैं, एलएपी का भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सीएल भी है, एलएपी भी है, एलएचएपी भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए ऑप्शन आंसर। लीव इनकैशमेंट के लिए आपको मैं लीव रूल दिखा देता हूँ एक। यहाँ पे इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे अलॉन्ग विथ रेलवे पास व्हाइल इन सर्विस। यहाँ पे एक हमारा एक नोट है कि रेलवे एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू एवेल लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव। ये लीव इनकैशमेंट के अप्लाई करने के लिए वो एवेल लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव वो भी रिक्वायर जरूरी है। और हॉलीडेज इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे डू नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ द डिफिनेशन ऑफ लीव फॉर द एफोर्सेड पर्पस। मतलब लीव इनकैशमेंट के पर्पज से आप हॉलीडेज और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं होना चाहिए। आपका कैजुअल लीव और जो भी रेगुलर लीव है एलएपी एलएचएपी वो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सही है, परंतु इसका आंसर 95 का बी दे रहा है। मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन सही हैं। सीएल आप उपयोग कर सकते हैं, एलएपी भी ले सकते हैं और एलएचएपी भी है। हमारा ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। हु इशू द फाइनल डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑन एनी इशू ऑफ सेंट्रल एसबीएफ? सेंट्रल एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड के किसी भी मुद्दे पर विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कौन जारी करता है? यदि कोई भी ऐसा इशू आ रहा है किसी मुद्दे पे जिस पे निर्णय नहीं बन पा रहा है तो उस पर अंतिम डिसीजन जो होगा वो जनरल मैनेजर सर का अंतिम डिसीजन होगा, वही फाइनल करेंगे। और सभी जो भी कमेटी में होंगे यूनियन के हों या जो भी होंगे प्रशासनिक साइड से उन सभी को मानना होगा निर्णय। तो अंतिम डिसीजन जो जनरल मैनेजर का होगा 96 का ए दे रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। मेरे ख्याल से आंसर गलत है, यहाँ पे जनरल मैनेजर सही होगा आंसर। टेक्निकल एजुकेशन स्कॉलरशिप अंडर एसीएफ इज गिवन एट द रेट ऑफ रेस पर मंथ। टेक्निकल एजुकेशन एसबीएफ के तहत जो भी तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति दिया था वो प्रति माह कितने रुपए की दर से दिया था? तो प्रति माह हमारा 1500 रुपये की दर से दिया जाता है। 97 का हमारा आंसर देख लेंगे, 97 का बी। मास्टर सर्कुलर जब आप 4 पढ़ेंगे जो कि एसबीएफ से रिलेटेड है तो उसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं।
इफ ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट अवेल्ड इट इज क्रेडिट टू LAP अकाउंट। यदि ज्वाइनिंग समय का लाभ नहीं उठाया गया तो इसे LAP खाते में जमा कर दिया जाता है। तो हाँ, अगर ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल नहीं करते हैं तो आपका जितना भी 10 दिन 12 दिन या 15 दिन का जो भी ज्वाइनिंग टाइम रहा होगा वो आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। सत्य है। निवारण पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय फॉलोइंग। निवारण पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। निवारण पोर्टल का उपयोग सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा दोनों सही है, 99 का सी। HRMS ग्रीवांस पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय फॉलोइंग। HRMS शिकायत पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। HRMS जो भी ग्रीवांस पोर्टल है वो वर्किंग एम्प्लॉय के लिए है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय, 100 का आंसर हो जाएगा ये। अब ये हमारा राजभाषा का क्वेश्चन है। गैर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी एक राज्य का नाम बताएं। ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश हमारा कच्छ क्षेत्र में आता है। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज अंडमान निकोबार आइलैंड फॉल अंडर, तो ये हमारा कच्छ क्षेत्र में आता है। इसी तरह हमारा ये 10 क्वेश्चन राजभाषा से रिलेटेड है। जो दोस्तों ये SWR का चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 20% LDC कोटा का एग्जाम था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपने सहपाठियों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नॉलेज होता रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।